नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हमने पर्यावरण के पिछले कई सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक जगह लिया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और ये सीरीज़ आपके लिए यूपी RO ARO और यूपी PCS टेट CTET सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, ये दिया है कि परितंत्र की परिभाषा किसने दी। तो सबसे पहले परितंत्र के बारे में जानना होगा कि परितंत्र है क्या। देखो, परितंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें जीवधारी या तो आपस में रिएक्शन करते हैं या अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन करते रहते हैं, तभी जाके परितंत्र बनता है। ठीक है, और परितंत्र की मैं आपको बात बताऊं कि ये जो है एक छोटी चीज़ से, मतलब एक तालाब से लेके एक बड़े महासागर तक ही हो सकता है परितंत्र। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा किसने दी, ये पूछा गया। तो परिभाषा तो इसकी ऑर्थर टेंसन ने दी है। ऑर्थर टेंसले ने दी है। तो आप इसे याद भी रख सकते हैं। देखो, अगर आपका पर्यावरण खराब होगा तो आपको टेंशन लेनी पड़ेगी, तो टेंसले से आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये इसकी परिभाषा इसने दी है। बात करेंगे अगर इस शब्द की रचना किसने करी, तो रचना जी करी है इसकी क्लेप होम ने, रोए क्लेप होम ने। तो इसे भी याद रख सकते हो यार। अगर तुम्हें पर्यावरण के बारे में कुछ पता चल रहा है तो आपको क्लेप तो करोगे, क्लेपिंग करनी पड़ेगी। तो क्लेप होम से आप याद रख सकते हो कि इसकी रचना, जब इसकी रचना हुई तो क्लेपिंग करी हमने और बाद में फिर इसके बारे में हमने टेंशन लेनी शुरू कर दी परिभाषा पे। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है इसमें कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, आपको पता ही है, टीचर डे मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, टाइगर परियोजना कब प्रारंभ की गई। टाइगर परियोजना, ठीक है, कब प्रारंभ की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1973 से लेके 1974 तक जो है ये टाइगर परियोजना जो है प्रारंभ की गई थी। मतलब 73 में स्टार्ट की गई और 74 में सब लागू हो गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा अजैव स्रोत है, अजैविक स्रोत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जल। देखो, जल, मिट्टी, वायु, ये क्या है, परितंत्र के अजैविक स्रोत हैं। और ये कोयला, वन, खनिज तेल, जीवधारी, ये क्या है, जैविक स्रोत है। बात समझ में आ रही है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, यदि अपघटक डिकम्पोजर समाप्त हो जाए तो सबसे बुरी तरह क्या प्रभावित होगा। सबसे बुरी तरह क्या प्रभावित होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खनिजों का चक्रण। ठीक है, खनिज सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण पे भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैवार्धन पे भी नहीं पड़ेगा, और मांसाहारी भूखे मरेंगे। ये भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो सीधी सीधी बात ये है कि खनिजों के चक्रण पे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ना है। खनिज जो है बंद हो जाएंगे निकलने, तो ये इफेक्ट है बहुत बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जिसकी बहुलता है। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत किसे कहेंगे। ठीक है, देखो, वैसे तो आपको पता होगा पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है, ठीक है, उसे जो है आप जो है सूर्य को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य को पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत बोला जाता है। परंतु यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है इसका यहाँ पे सही आंसर होगा पारंपरिक ऊर्जा का। क्योंकि पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्या होते हैं ये आपको भली भांति पता है। पारंपरिक जो परंपरा से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, किस प्रकार के बायोम प्राकृतिक परिवेश में अपघटक बहुत तीव्रता और दक्षता से कार्य करते हैं। किस प्रकार के में कार्य करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए भाई, जो किस तरह के बायोम जो है, कहाँ बायोम जो है अपघटक में कहाँ सबसे ज़्यादा तीव्रता और कहाँ कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही इनकी बहुलता पाई जाती है, वहीं पे ज़्यादा। जैसे तुम यहाँ अगर मैं अब बात करूँ, जो है तुम्हारा ये मालाबार तट जो है ये, ठीक है, तो इस तरह इस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस परितंत्र की सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता है। किस परितंत्र की सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता है।
तो सबसे पहले किसकी जरूरत है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, वही विषुवतीय वर्षावन। ठीक है, विषुवतीय वर्षावन होंगे तो इसकी जो है सबसे ज़्यादा प्राथमिक जो है आपकी उत्पादकता है। उत्पादकता की बात करिए, यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की नहीं, तो वहाँ तो मैक्रो वन आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका अजैविक घटक क्या है। मैंने जैविक घटक क्या नहीं है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जल, वायु और ये जो तुम्हारे जल, वायु, मिट्टी, ये क्या है तुम्हारे अजैविक घटक हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका कौन सा नहीं है, पादप। पादप जो है एक जैविक घटक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपघटक होते हैं। देखो कहीं कहीं ये दिखाया गया है कि डिकम्पोजर केवल जो है बैक्टीरिया होते हैं, पर मेरा मानना ये है कि डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया और कवक दोनों होते हैं, बैक्टीरिया और कवक दोनों होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कहीं कहीं इसका आंसर खाली बैक्टीरिया भी दे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया ही वो होते हैं, कवक भी जो है डिकम्पोजर होते हैं, उसका पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कौन सा वायु प्रदूषण का मानक है। वायु प्रदूषण के बारे में किसे पता चलता है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा का पता चल जाता है उससे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 लाइकेन। लाइकेन से पता चलता है। ठीक है, और लाइकेन के पार्ट हैं कवक और शैवाल। जब लाइकेन ऑप्शन में दे रखा है तो हम लाइकेन ही लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में ही किया गया था। नेक्स्ट आया था निम्न में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण पैदा करता है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑब्वियसली बात है जिसको भविष्य का ईंधन कहा गया है और सबसे कम जो है वो वायु का प्रदूषण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा गया। मिट्टी के तेल से भी धुआं बहुत निकलता है, डीजल से, और कोयला तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। वो इधर दे रखा है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान और इधर दे रखा है स्थान। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो क्या क्या ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। कच्छ की खाड़ी देश का प्रथम सागरीय उद्यान है, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये देश का प्रथम सागरीय उद्यान है। ठीक है, और दूसरा आ जाता है महात्मा गांधी जो है मैरिन जो है ये कहाँ पे है, तो ये गलत है भाई, यही गलत है। महात्मा गांधी जो ये जो है लक्षद्वीप में नहीं है, ये बल्कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अंडमान निकोबार में, ये ध्यान रखना है, कहाँ है ये, अंडमान निकोबार में। बस यही आंसर है। गहीरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य ये और रिडले के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा फिर आ जाता है मलवन वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है, ये मन्नार की खाड़ी प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये अंडमान निकोबार में, नीचे दिया हुआ भी है। ठीक है, नेक्स्ट आके आ जाते हैं परिस्थितिकी में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि परिस्थितिकी बनती कैसी है, उसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों ही जो है सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जैविक और अजैविक घटक दोनों ही परिस्थिति में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत पतले और महीन तत्व, बहुत पतले और बहुत बारीक तत्व जो वायु प्रदूषक होते हैं और मानव अंगों को दुष्प्रभावित करते हैं, उन्हें पर्टिकुलेट मैटर निम्नलिखित किया गया जाता है। तो उसे कौन से पर्टिकुलेट मैटर में डिफाइन किया गया है, कितने माइक्रोमीटर के वे होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 2.5 माइक्रोमीटर के जो होते हैं पतले और ये होते हैं महीन तत्व बारीक, तो ये जो है पर्टिकुलेट मैटर में माना गया है इनको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब ये फिर से क्वेश्चन आ गया 2.5 माइक्रोमीटर के पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं वे किसके लिए अधिक हानिकारक होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है, वृद्धों और महिलाओं के लिए जो है ये जो है बहुत ज़्यादा महीन जो तत्व होते हैं ये जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सर्वाधिक जैविक नुकसान कौन पहुंचाता है। एक्सरे, गामा रे, बीटा रे और अल्फा रे। आपको पता ही है सबसे खतरनाक गामा रे होती हैं। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि पराबैंगनी तत्वों में सर्वाधिक हानिकारक कौन सी हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों है, क्योंकि सी तो पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाती, वो वापस हो जाती है। ए और बी पहुंच पाती है। ठीक है, यही पृथ्वी पर पहुंच पाती हैं, तो ए और बी जो है दोनों ही
खतरनाक है। उसके बाद आ जाता है किसी मदद से जैव न्यूनीकरणीय उत्पाद को उपयोगी तत्वों में परिवर्तित किया जा सकता है। किसकी मदद से? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था भाई डिकम्पोजिंग का कौन काम करता है? वायरस ही कर, वो सॉरी बैक्टीरिया करता है। तो सही आंसर है इसका जीवाणु। भाई डिकम्पोज कौन करता है? तो यही तो करता है, बैक्टीरिया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्रमिक विकास का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये किसने दिया? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दिया था। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? एक पौधा है जिसे बंगाल का आतंक कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जल है सिंध या जल कुंभी इसे भी कह देते हैं। इसे बंगाल का आतंक कहा गया है। बहुत ही ज़्यादा ये खतरा है बंगाल की वनस्पतियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्न में से कौन सा जैव न्यूनीकरणीय उत्पाद है? जैव न्यूनीकरण मतलब कहने का ये है जिसमें जैव की जो मात्रा वो कम होती है, वो कौन सा है? ठीक है, तो नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलीथीन ये सभी हैं। उसके अलावा जो है ये ऊन जो है ये एक जैव निम्नीकरणीय उत्पाद है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से कौन सा देश सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबको पता है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चीन है। चीन सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सीएनजी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सीएनजी के बारे में कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया? दूसरे जीवाश्म ईंधन की तुलना में ये अधिक पर्यावरण हितैषी है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ये हितैषी है। अच्छा, कौन सा असत्य पूछा है? ये तो हितैषी है, हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, तो असत्य पूछा है, कौन सा गलत है? ये भी अगर हितैषी नहीं होता तो भाई इसे क्यों चलाते? सीएनजी को क्यों चलाते? फिर तो किसी और गैस को चला लेते। तो ये तो बात सही है। ठीक है, फिर आ जाता है यह कच्चे तेल के शोधन से प्राप्त होता है, यही गलत है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ये कच्चे तेल के शोधन से प्राप्त नहीं होता। ये तो भैया एक नेचुरल गैस है, उसे कंप्रेस करके बनाया जाता है। ठीक है, और नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? नेचुरल गैस में जो है सबसे ज़्यादा मीथेन होता है, या तो इसे कंप्रेस करके बनाया जाता है, आपको पता ही है नेचुरल गैस को। फिर आता है बेसल संधि। बेसल संधि का क्या तात्पर्य है भाई? बेसल संधि जो है ये नंबर 1, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। हानिकारक पदार्थों के किससे होगा? अंतर्देशीय प्रभाव पर नियंत्रण। ठीक है, ये होगा बेसल संधि का, क्योंकि जैव विविधता का भी अलग है और ओजोन का भी अलग है। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर से आपको पता होगा केंचुए के द्वारा होता है। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट क्या हो गया? ना तो बैक्टीरिया होगा, ना कवक होगा, फंगस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कीड़ों के द्वारा। ठीक है, वन महोत्सव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वन महोत्सव, ठीक है, ये जुलाई का फर्स्ट वीक में मनाया जाता है वन महोत्सव। तो आप जान ही गए होंगे जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस हरित गैस नहीं है? कौन सी गैस हरित गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी पता है, हरित गैस नहीं है। मीथेन भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हरित गृह गैस नहीं है। अब आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सबसे ज़्यादा हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन सी इफेक्ट डालती है पर्यावरण पे। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन, ये 4 हैं। बस ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे जलवाष्प कर लेना। ये 4 ही ऑप्शन है, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? मैंने अभी आपको बताया था, जैव विविधता की तो बात ही चल रही थी, बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र है जहाँ गर्मी होती है और उस प्लस में वहाँ पे बारिश भी पड़ती है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। सिंपल सी बात है, अगर उर्वरक का आप प्रयोग कर रहे हो, उर्वरक कहाँ प्रयोग करते हो? खेतों में। और खेतों में प्रयोग करते हो तो वहाँ पे क्या प्रदूषित कर रहे हो तुम? जल तो प्रदूषित कर नहीं रहे, जल तो बाद में ही आता है ना। तुम उसमें वायु को प्रदूषित कर रहे, आप किसे प्रदूषित करते हैं? मृदा को प्रदूषित कर रहे हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परिस्थिति के तंत्र है? कृत्रिम परिस्थिति के तंत्र, तो
कीर्ति का मतलब होता है या कृत्रिम, या कीर्ति की जगह कृत्रिम लिखा है, ये इसने गलत छपवा है, ठीक है ना, कृत्रिम। तो सिंपल सी बात है, कृत्रिम परिस्थिति के तंत्र सबसे अच्छा उदाहरण है इसका धान का खेत, चावलों का जो खेत होता है, मुंजी का खेत होता है, उसमें पानी आपने देखा होगा भर देते हैं तो वो भरा रहता है। तो सबसे बढ़िया जो है वो है कृत्रिम परिस्थिति के तंत्र का सबसे बेस्ट उदाहरण है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही जहरीली गैस है, बहुत ही ज़्यादा। इसकी स्पीड अगर मैं बताऊं, ये 300 गुना तेज, 300 गुना तेज जो है ऑक्सीजन। तो आपको पता है हमारे जो ब्लड में है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 300 गुना अधिक स्थायी है, इसके लिए कि अगर हीमोग्लोबिन के साथ ये मिल जाए ना तो बहुत जल्दी, मतलब ये बहुत जल्दी स्थायी हो जाती है। और आपको पता ही है जब कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में जाएगा तो सिंपल सी बात है डेथ होनी है। तो ये इतनी जहरीली गैस है कि जो बहुत ही जल्दी ये आदमी की मृत्यु कर देती है। जैसे कि आपने देखा होगा वाहन भट्टियों, कारखानों या इनकी चिमनियों से जो निकलने वाला धुआं है, ये सब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही तो छोड़ रहा है, ठीक है। तो आते हैं आगे, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। फूड चेन में मानव है, ये जो फूड चेन है उसमें मानव को किस श्रेणी में रखा गया है? निर्माता में, निर्माता तो है नहीं भाई, मानव अपना आप कहाँ भोजन बनाता है, वो तो सब्जी वब्जी खरीद कर लाता है। ये नहीं घर पे बना लिया तो ये नहीं होता बनाना भोजन। अरे वो कुछ सब्जी जो खरीद कर लाया वो उसने अपना आप थोड़ी बनाई, वो तो तोड़ के पौधों से प्राप्त करी है ना उसने, तो ये तो हो ही नहीं सकता निर्माता। प्राथमिक उपभोक्ता, हाँ प्राथमिक उपभोक्ता हो सकता है, ठीक है। और केवल द्वितीयक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता आप इसे नहीं कह सकते, ठीक है। और प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कह सकते हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसे आप प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कह सकते हो, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता आपको पता ही है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? मानव होता है, मानव भी हो सकता है, मानव द्वितीय भी हो सकता है क्योंकि मानव मांसाहारी भी होता है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि द्वितीयक वे होते हैं जो टिड्डी वगैरह को खाते हैं, ये सब चीज़ है ना, तो वे द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, कीट पतंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका जैव विविधता ह्रास का क्या कारण है? जैव विविधता में जो कमी, बायोडाइवर्सिटी जो नष्ट होती जा रही है, उसका क्या कारण है? तो सिंपल सी बात है, प्राकृतिक जो आपके आवासीय विनाश हैं उनकी वजह से वनों को काटा जा रहा है, असाध्य प्रदूषण हो रहा है, ये भी है। और इसका जो मुख्य है, वैसे तो इन्होंने मुख्य कारण पूछा है, ठीक है, तो मुख्य कारण तो यही है कि आवास, ठीक है, वनों को धड़ाधड़ काटा जा रहा है, तो फिर क्या होगा वहाँ पे, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा नियम वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करता है, ये हम देख लेते हैं। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से देख लेते हैं कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1972 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जिस, तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस पौधे किस रूप में जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो मतलब बैक्टीरिया, ये तो आपको पता है क्लोरीन से साफ होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड से भी साफ होता है और ओजोन से भी साफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है? बायोगैस से कौन सी गैस होती है? ये तो आपको पता है कौन सी, मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। बायोगैस में कौन सी गैस होगी? मीथेन, ठीक है। और ब्यूटेन जो होती है एलपीजी में होती है। किस में होती है? ब्यूटेन, एलपीजी में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होती हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष। गलत है, ये कम नहीं अधिक होता है, अधिक दक्ष होती हैं अगर पोषण स्तर बढ़ रहा है। जयमंडलीय परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय, ये गलत है भाई, एक दिशीय नहीं होता है, ठीक है। ये जो है उसका एक दिशीय होता है,
गलत हो गया, ये एक दिशा, तो इसका सही आंसर होगा एक दिशीय, क्योंकि जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा एक दिशीय होता है, ना कि जो है कई दिशीय होता है। तो ये गलत हो जाएगा चक्रीय वाला, ठीक है, चक्रीय नहीं होता, एक दिशीय होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है जी? गिद्धों की कमी क्यों हो रही है भारत में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जानवरों को दर्द निवारक दवा दे रहे हैं, टॉक्सिक वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इनसे जो है गिद्धों का जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि गिद्ध जो है जानवरों को खा रहे हैं तो फिर विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आपको पता है आर्सेनिक जो है एक जल प्रदूषक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है इससे? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा इससे जो प्रभावित है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो कौन सी बात इसमें नहीं है सही? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा कि ये एक बंद तंत्र नहीं, एक खुला तंत्र होता है। ये कैसा तंत्र होता है? खुला तंत्र होता है जी, बंद नहीं होता, और इसकी दिशा जो है एक ही होती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान बताना है कि जो सागरीय है। भितरकनिका नहीं है, सुंदरवन नहीं है, गहीरमाथा नहीं है, मन्नार की खाड़ी इसका सही आंसर होगा कि मन्नार की खाड़ी जो है ये क्या है, ये आपका सागरीय है, सागरीय राष्ट्रीय, हालांकि ये भी राष्ट्रीय उद्यान है पर सागरीय की यहाँ इसने बात करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे जलवायु का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आइस पोर, आइस कोर से ये किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? मेगा डाइवर्स, जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, मेगा डाइवर्स देश के। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, 48 क्वेश्चन मैं यहाँ करा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? सबसे कम औसत प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है ये। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उष्णकटिबंधीय सवाना। उष्णकटिबंधीय सवाना जो क्षेत्र हैं उनकी जो है औसत प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 1997 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कार्बन व्यापार ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्बन जो व्यापार है ये किसे, क्योटो प्रोटोकॉल, सबसे पहले तो क्योटो से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है। और ये जो हुआ था 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। कार्बन जो है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। मॉन्ट्रियल किससे है? तो भाई ये तो आपको सभी को पता है, ओजोन परत से है, 1987 में। किससे है ये? ओजोन परत से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वर्ण अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका, 33% कम से कम वन होने चाहिए, ठीक है। कितने वन होने चाहिए? 33%। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। तो क्या है इसमें, सड़क के किनारे घरों के निकट जो है अशोक और नीम के जो वृक्ष हैं या दूसरे पेड़ जो है इसमें वे जगाए जाते हैं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मीथेन गैस उत्पादन वाला क्षेत्र है। आपको मैंने बताया था कि मीथेन गैस कहाँ उत्पादित होती है? धान के खेत में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का वो खेत है, तो कहाँ होगा मीथेन? जो धान के खेत में, ठीक है। उसके बाद आता है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से किन्हें ताप स्थल का दर्जा दिया गया? किसका स्थल का दर्जा दिया गया? ताप स्थल का, जैव विविधता की दृष्टि से। तो इसका सही है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, तो मैंने आपको बताया ही था कि वहाँ जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, तो मैंने आपको बताया, तो पश्चिमी घाट पे होता है, और पूर्वी हिमालय पे भी जो टेम्परेचर जो ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? द्वितीयक प्रदूषक इसी बात करिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से
कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। उसके बाद दुधवा ये किसके लिए है? बाघ के लिए, बिल्कुल सही है। और ये उसके बाद जो है मानस जो है हाथी के लिए, बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो आता है ये हंगुल, ये गलत है। पेरियार जो है ये हंगुल के लिए सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ समवचन कद मिलता है? तो तेंदुआ किस में मिलता है भाई? नामदफा में मिलता है, हेमिश में भी मिलता है तेंदुआ। हेमिश में तो इम्पोर्टेंट है, पता ही आपको। और कंचनजंगा में भी ये मिलता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन सभी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों के कारण हो सकता है। सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे क्या हो सकता है भाई? आपको पता है सबसे पहले वो आके कहाँ पड़ती हैं? त्वचा पर पड़ती है। तो क्या होगा? त्वचा कैंसर होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी बीमारी तो बाद की है भैया, पहले त्वचा पर ही पड़ेगी ना, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ओजोन बायोस्फीयर को कौन बचाता है? मतलब ओजोन जो है बायोस्फीयर को बचाती है, किससे बचाती है? ओजोन परत बचाती है बायोस्फीयर को, किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रे से, गामा रे से, इंफ्रारेड रे से, या एक्स रे से? तो सिंपल सी बात है, सूर्य से कौन सी किरण निकल के आती है? यूवी रे, सभी को पता है। यूवी रे 1 A B C 3 तरह की आती हैं। तो सी तो पहुंच नहीं पाती, ए और बी जो है वो धरती पे पहुंच जाती हैं, ठीक है। उसमें भी जो है ए तो इतना खतरनाक नहीं है, बी थोड़ा पहुंच जाती है वहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, विघटित प्रदूषक है। जैव विघटित प्रदूषक कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जैव विघटित प्रदूषक जो है वो है वायु मल, ठीक है। जो वायु मल होता है, मलमूत्र वगैरह, ये क्या है? जैव विघटित प्रदूषक है। पारा नहीं है। पारा जैव से क्या मतलब है इसका? एस्बेस्टस नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक तो डिकम्पोज होता ही नहीं, तो इसका जैव से तो मतलब ही नहीं है भाई, ठीक है। तो कौन है? वायु मल जो इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका, भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले अवस्थापित हुआ था? अभी मैंने आपको बताया जिम कॉर्बेट। कौन सा था? जिम कॉर्बेट। या दूसरा नाम क्या था उसका? हिमिस, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट का दूसरा नाम क्या था? हिमिस। या तो जिम कॉर्बेट का दो या हिमिस, ठीक है। तो ये 61 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित सही नहीं है। सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय हैं। मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय है, ये गलत है, ठीक है। इसका यही आंसर है कि यही सब सुमेलित नहीं है। मरुस्थलीय बिल्ली जो है वो विलुप्त प्राय नहीं है। बाकी जो है सुनहरे लंगूर भी हैं, हुलोन गिब्बन भी है, और जो तुम्हारा एशियाई कुत्ते जो हैं जंगली, वो असुरक्षित में रखे गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा एक ऐसा है जो किसी भी प्रजाति के लिए विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? बड़े आकार वाला शरीर, या संकुचित नीच, या अनुवांशिकता में ये कमी, अनुवांशिक भिन्नता में कमी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, व्यापक नीच। अब व्यापक नीच क्या होता है भाई? इसे समझ लेते हैं। व्यापक नीच क्या होता है? देखो इसमें साफ साफ दिया हुआ है। व्यापक नीच का अर्थ है कि जीव के ने स्वयं विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया है। मतलब कहने का ये है कि व्यापक नीच का मतलब ये है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उस एनवायरनमेंट का ही आपको ढालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ठंडे में रह रहे हो तो आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं है, तो गर्मी में जाके भी आपको सहन करना पड़ेगा। इसलिए जो है यहाँ जीव जो विभिन्न परिस्थितियों द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। इसका उदाहरण सबसे अच्छा मानव। ये तो सिंपल ही है भाई, मनुष्य जहाँ जाता है जो है वो सहन कर लेता है चीज़ों को, ठीक है। संकीर्ण नीच की बात करते हैं अगर, तो संकीर्ण नीच जो विशिष्ट परिस्थितियों जैसे तापमान, खाद्यान्न आदि पर निर्भर करते हैं। ये डिपेंड है कि यहाँ पे जो है भाई इन्हें तो टेम्परेचर चाहिए बिल्कुल, ठीक है। नहीं, जिराफ है, जैसे जिराफ इसका अच्छा उदाहरण है कि जिराफ को अगर सही टेम्परेचर नहीं मिला ना तो फिर वो क्या होगा, वो जो है उसके लिए हानिकारक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जा सकता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आपको पता ही है, मैंने बताया था क्लोरीन को जो है प्रयोग में लाया जाता है। सल्फर डाई तो क्या करता है, ये क्या ये तो वही प्रदूषण फैलाता है ना, और फ्लोरीन भी कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रदूषक है, ठीक है। तो इन सब को कैसे लाया जाएगा, क्लोरीन को लाया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इसे कर लेना। बब्बर शेर सफारी कहाँ पे स्थित है, तो भाई इसका सही आंसर इटावा में है भाई, ये इटावा में बब्बर पे शेर सफारी स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, कौन सी रणनीति ऐसी है जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व जो है जैव विविधता के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैव मंडल की बात करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ वनस्पति उद्यान को अकेले में नहीं ले सकते ना भाई, जैव मंडल में तो सभी आ जाते हैं ना। अब खाली तुम वनस्पति को लोगे तो वो तो बायोडाइवर्सिटी का अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा ना। तो जैव मंडल इसलिए जो है हमें यहाँ इसका आंसर बताना पड़ा, क्योंकि जैव मंडल में सभी आ जाते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे सब, ठीक है, जैविक अजैविक घटक। उसके बाद आ जाता है सुमेलित कीजिए, इन सबको सुमेलित करना है जी। मानस असम में है, बिल्कुल सही बात है। तो देख लेते हैं दूसरे में कौन कौन से सही हो सकते हैं। तो जो जो कट गए हैं उसको काट देंगे, तो दूसरे का दूसरा सही है, तो ये बी कट गया है और ये सी भी कट गया है, ठीक है। तो ए और डी में आंसर हो सकता है, चूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अगस्त मलाई। अगस्त मलाई तो आपको पता ही है कहाँ है ये अगस्त मलाई। अगस्त मलाई वही केरल में है, कहाँ है, केरल में। बस ये किस में ऑप्शन में है, दिहांग बिहांग, फिर तो बाकी आप देख लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। भारत में वन कौन से राज्य में सर्वाधिक है, सर्वाधिक वन कौन से में है भाई। देखो अगर वन की बात की जाए सबसे ज़्यादा तो ये है भाई मध्य प्रदेश में, ठीक है। परंतु अगर वन प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये किस में मिलेगा, मिजोरम में। कहाँ मिलेगा ये, फिर मिजोरम में आपको मिलेगा 85% लगभग जो है वहाँ वन है। दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कहाँ है, नागपुर में है, ठीक है। और नागपुर में क्या है, आरएसएस का ऑफिस भी है, ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं नागपुर में। उसके बाद आ जाते हैं पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं इसे कहूँगा, क्योंकि एक बहुत बार पेपर में आ चुका है, बहुत बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार आ चुका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। आतंकवादी के नाम से ज़्यादा आता है, दुश्मन तो खैर चलो वही बात है ना। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। अभी आपको बताया मैंने 33% पे वन होना अनिवार्य है, नहीं तो संतुलन खराब हो जाएगा भाई। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पर्यावरण का, केनिया नैरोबी, ठीक है। केनिया में है, नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भाई भारत में कौन सा टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, कौन सा जो है प्रदेश टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा टाइगर हैं भाई रिजर्व वहाँ पे। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, एमपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं भाई, 31 टाइगर रिजर्व हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। दूसरे पे वैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कितने हैं, 21 हैं, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये कर्नाटक तीसरे पे आता है, इसमें 13 हैं, ठीक है। और केरल में कितने हैं, वो 5 टाइगर रिजर्व हैं। और असम में कितने हैं भाई, 5 तो ज़्यादा हो गए, 7 हो गए। जब असम में कितने हो गए, 7 हो गए भाई। उसके बाद आ जाते हैं वन महोत्सव। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया। मैंने आपको बताया था जुलाई के फर्स्ट वीक में वन महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो किसने स्टार्ट किया था भाई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, किसने सही, सुंदरलाल बहुगुणा ने वन महोत्सव, सॉरी हम गलत बता रहे हैं, वन महोत्सव ये है किसे कहा जाता है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कौन हो जाएगा, के एम मुंशी ने वन महोत्सव मनाना इसको शुरू किया था, ठीक है।
वृक्षों, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी अभी हाल ही में मौत हो गई है। ठीक है, कहाँ के थे? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के वो रहने वाले थे। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट किया था? चामोली से। ठीक है, आंदोलन जो उन्होंने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था? वो चामोली से, ध्यान रखना है। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, कथन में दिया गया है। जी हाँ, हो सकते हैं बिल्कुल। आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से। बिल्कुल सही बात है यार, मरुस्थल जो है वो 6 घंटे में यूज कर लेता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मरुस्थल में होता ही क्या है भाई, उपभोग करने के लिए मिट्टी है, वो सारा जितनी ऊर्जा आती है डायरेक्टली ट्रांसफ़र होती है। तो दोनों ही सही हैं भाई, ए और आर दोनों ही सही हैं, और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड देती है, तो आपको पता ही है। तो देख लेते हैं किस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो 3 में है भाई। उसके बाद में ग्रीन हाउस में और कौन आता है भाई? मीथेन आती है, मीथेन। ठीक है, तो मीथेन है इसमें कहीं, हाँ इसमें है मीथेन, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलवाष्प आती है, मीथेन आती है, ये सब क्या है? और नाइट्रोजन भी आती है, इसमें नहीं दे रखा ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन है? कौन सा सबसे स्थायी है भाई? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, महासागर जो है सर्वाधिक स्थायी इसमें माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। रेड डाटा बुक, जो विलुप्त होने वाली प्रजाति होती हैं, चाहे वो मनुष्य की हो चाहे वो पेड़ पौधों की हो, उन्हें रेड डाटा बुक में रखा जाता है। ओ मैंने गलत लगा दिया, पहले रेड डाटा बुक है भाई, बोल तो सही रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गलती से हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ता को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई, जिनका पर्यावरण प्रभाव कम हानिकारक हो। कम हानिकारक है, इसलिए मार्क योजना जो है लगाई गई। ठीक है, इसमें क्या है, निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? तो मेडिसिन और एंटीबायोटिक ऐसी जो 1911 में उपभोक्ता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था, उसमें साबुन अपवारजक सब थे, कागज़, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन, और ये सभी चीज़ें के समान थे इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है, यूरो मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन के कारण हैं, क्या कारण है जलवायु परिवर्तन हो जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल। प्रदूषण से भी जलवायु का परिवर्तन होता है। ओजोन परत का क्षरण होता है, तो जरूर जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, गर्म हो जाता है, ये सब चीज़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है, का निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक ताप उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है? जलवाष्प नहीं, ये तो करता है भाई, मीथेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं भाई, ग्रीन हाउस गैसें तीनों हैं, सिंपल सी बात है। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कौन सी है? सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड नहीं है, यही आंसर इसका सही हो जाएगा। योगदान नहीं करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पे था। क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की परिभाषा है? यह मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र का ये कार्य योजना है। नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है भाई, ये हो ही नहीं सकता ना। ये नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है भाई, नाभिकीय पे नहीं है यार, कितनी बार बताया जाए आपको। ये 21वीं सदी की विश्व पर्यावरण, हाँ बिल्कुल सही बात है। एजेंडा 21 जो है भाई, वो पर्यावरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आया था, निम्नलिखित में से वायु
प्रदूषकों निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कितनी बार मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी स्थायी हो जाता है ये, ठीक है। बहुत ही जहरीली गैस है भाई, मत पिया करो बीड़ी सिगरेट, नहीं तो किसी दिन प्यारे हो जाओगे जल्दी। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, किसके द्वारा होता है भाई? बैक्टीरिया ही करेंगे वहाँ से, तो और कौन करेगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, बैक्टीरिया द्वारा ही जो है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से, जो भाग अदृश्य होता है, सूर्य का प्रकाश वहाँ तक नहीं जाता, तो वहाँ पे संश्लेषण कैसे करेंगे? कौन से संश्लेषित करेगा भाई? सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया। विश्व का एकमात्र पृथ्वी तैरता हुआ पार्क कहाँ है? ये तो सबको पता ही है, मणिपुर। कहाँ है ये? मणिपुर, कैबुल लाजमाओ नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूरो उत्सर्जन नियम। उत्सर्जन के मानक हैं। यूरो उत्सर्जन नियम जो है ये उत्सर्जन का क्या है? मानक है। और ये एक वाहन से उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करने के लिए पैकेज प्रदर्शित करती है। मैंने आपको बताया था 0.05% से कम होनी चाहिए। पोल्यूशन कराते हो ना, उसमें सब लिखा रहता है, गाड़ी का पोल्यूशन जो कराते हो उसमें सब लिखा रहता है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या क्या कम होनी चाहिए भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल, नाइट्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल, ये दोनों प्रदूषण के हैं भाई। और हाइड्रोकार्बन भी कम होना चाहिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जहाँ 2 हो जाते हैं वहाँ तो तीसरा अपना आप होना ही है, जब उपरोक्त से भी लिख रखा है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? तो बायोस्फीयर रिजर्व बिल्कुल सही यही है, एडवर्ड सुएस। बायोस्फीयर रिजर्व जो है एडवर्ड सुएस है। जबकि अगर हम बात करें इकोलॉजी तो अनरेस्ट हैकल से है। और बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो डब्ल्यू जी रोसेन, ठीक है। ये रीटर पीटर नहीं है भाई, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, ठीक है। तो कौन सा सही है? ये बायोस्फीयर रिजर्व से एडवर्ड सुएस। कौन है? सुएस। निम्नलिखित 8 क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा दिया जाता है? रामसर पता है ना, ये ईरान में एक सम्मेलन हुआ था रामसर शहर में, तो तभी से रामसर साइट रामसर चलता जा रहा है यार, क्या चल रहा है। चिल्का झील है, बिल्कुल सही बात है, चिल्का झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। लोकटक को भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। वुलर को भी दिया गया है और सांबर को भी। तो इसी के साथ सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूनेस्को के तत्वाधीन में रामसर ईरान के 1971 में अंतर्देशीय पर्यावरण समझौता हुआ था भाई। और ये जो 1975 से लागू है संधि, इसमें आर्द्र क्षेत्रों में के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर सहमति बनी। भारत में कितने रामसर साइट? ये गलत है, ये अभी का डाटा नहीं है। अब भारत में जो 46 रामसर साइट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 46, ठीक है, पूछा जा सकता है। यूपी में कितने हैं? 8। नेक्स्ट, किस देश में संरक्षित क्षेत्रों का सर्वोत्तम तंत्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्विट्जरलैंड में है भाई। हाथी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी 1992 में, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, ये आपको पता ही है। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं यार, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। सतत विकास किस संसाधन के प्रति संवेदनहीनता दर्शाता है? ठीक है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो किसके प्रति दिखाता है भाई? प्राकृतिक संसाधन के तहत दिखाता है भाई। भौतिक के नहीं दिखाएगा, औद्योगिक के नहीं दिखाएगा, और सामाजिक के नहीं। निम्न में से कौन सी हरित गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड हरित गैस है, मीथेन हरित गैस, नाइट्रोजन जो है वो आपकी हरित गैस नहीं है। हालांकि नाइट्रोजन के जो है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा, जिसको ना के बराबर ही जो है माना गया है कि नहीं है, ये काम ही नहीं करती है, ठीक है, इसके कोई ऑक्साइड नहीं करते। पीछे मैंने बताया कि हाँ नहीं करते भाई। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ में स्थित है भाई, लखनऊ में। पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी के वायुमंडल में औसत
कितनी वृद्धि की गई है? 100 सालों की अगर बात करें 0.8 डिग्री सेल्सियस की कितनी वृद्धि की गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 97वां क्वेश्चन क्या कहता है। 97 नहीं, 97 हो गया, 98 क्या कहता है ये कह रहा है कि सुमेलित करना है, किससे क्या प्रभावित होता है? शीशा, शीशे को पकड़ लेते हैं तो शीशे से क्या भैया, लहर से मस्तिष्क होता है। ठीक है, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो रक्त होता है। ठीक है, यही पकड़ लेंगे। ओ देखो, ये तो चार चार दे रखे भाई, ये तो चलो कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमने देख लिया पहला और चौथा, इसी से हमें पता चल गया। ठीक है, तो एस्बेस्टोस धूल जो है वो फेफड़े को करेगी, किसे करेगी? फेफड़े को, और जो है पारा पेट को। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, सुमेलित कीजिए, फिर से सुमेलित करा रहा है, कौन सा कब बना? नीलगिरी 1986 में, बिल्कुल सही बात है। नंदा देवी कब बना भाई? ये बना 1988 में, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सुंदरवन कब बना? ये बना भैया 1989, कंचनजंगा 2000 सबसे बाद में बना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? ओहो, कौन सा सुमेलित नहीं है इस बार? परिस्थिति विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, मानव जीवन ये देहरादून में है, भारतीय वन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कोलकाता में है। भारतीय गलत हो जाएगा भाई ये कोलकाता में कहाँ है? ये तो भोपाल में है। ठीक है, जीवी पंत कहाँ है? ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, थर्ड। परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? परितंत्र में चक्रों का, परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तत्वों का चक्रण, इसका सही आंसर हो जाएगा तो वही